टच करके उसे जला सकती है, तो यहाँ आपका आना सौभाग्य है। थैंक यू सो मच। जहाँ हम दाल रोटी के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं, नौकरी के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं, कैसे मेरी जीवन चले, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे साथ ये चैलेंजेस है, मन में यही विचार आते हैं ना। मुझे भी यही आया करते थे इस सिस्टम में आने से पहले। मुझे लगता था इस दुनिया में हमारे लिए कुछ नहीं बना, जो बना है रईसों के लिए, इंडस्ट्रीज लोगों के लिए बना है। लेकिन ये भ्रम मेरा टूटा यहाँ आने के बाद, 2.5 घंटे की इस फिल्म को देखने के बाद। 3 घंटे की फिल्में मैंने भी बहुत देखी थी, वो फिल्में देख के उनका लाइफ स्टाइल अच्छा लगता था, लेकिन ये पूरा भरोसा था कि ऐसा लाइफ स्टाइल मेरी नौकरी से मेरा कभी नहीं हो सकता। होता है ना ऐसा महसूस? yes! लेकिन दोस्तों जब इस फिल्म को देखने आया तो मैंने आपको इसीलिए ये बात बोली कि अगले 2.5 घंटे बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आप में से यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं सब के सब वेल एजुकेटेड हैं। कोई 10th पढ़ा होगा, कोई 12th पढ़ा होगा, कोई ग्रेजुएशन कर रहा होगा, कर चुका होगा, पोस्ट ग्रेजुएट होगा, टेक्निकल एजुकेटेड आप लोग होंगे, प्रोफेशनल यहाँ डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर भी बैठे होंगे। इन सब चीज़ों की एजुकेशन लेने में माय डियर फ्रेंड पैसा और समय दोनों लगाया है आपने, हाँ या ना? yes! तो यहाँ पे कुछ बैठ सुन लीजिए पहले। 10 साल, अगर किसी ने 10वीं क्लास तक पढ़ाई करी तो 10 साल इन्वेस्ट करें। आप अगर पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आपने 15 साल इन्वेस्ट करें। ऐसे करके आपने अपनी एजुकेशन पे 15 से 25 साल की इन्वेस्टमेंट करी है। लाखों रुपया खर्चा है उस एजुकेशन को लेने के लिए, जिससे आप अपनी जीविका चला सकें। एग्री और नॉट? यस। तो आप 20-20 साल, 25-25 साल के एजुकेशन वाले लोग मेरे सामने बैठे हो, और मैं आपसे कितने घंटे मांग रहा हूँ? 2.5 घंटे। कितने घंटे? 2.5 घंटे माय डियर फ्रेंड बहुत कम होते हैं 25 साल 20 साल के सामने। और मैं गारंटी देता हूं कि ये 2.5 घंटे 20 साल की एजुकेशन पे आज भारी पड़ने वाले हैं। अगर आप फिजिकली मेरे साथ तो कंपटीशन तगड़ा है। अगले 2-2.5 घंटे प्यास लगेगी, पानी नहीं पीना। आज का व्रत है, करवा चौथ का व्रत पुरुष लोग रख लेना, महिलाएं तो जिंदगी भर रख लेती हैं, वो तो बहुत पावरफुल होती है। ये पुरुषों को 2 मिनट में पानी आउट गोइंग इनकमिंग दोनों आती रहती है। तो कृपया आपसे निवेदन है कि 2.5 घंटे अगर सच में मिलेनियल बनना चाहते हैं तो 2.5 घंटे का पेशेंस रख सकते हैं? yes! ग्रेट। मुझे पता है कि आप सब अपनी जिंदगी में एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, अपने परिवार, अपने घर, अपने समाज के लिए। निश्चित रूप से आज का दिन आपकी जिंदगी का सौभाग्यशाली दिन होगा और बदलाव का दिन होगा। मैं आपसे यही निवेदन फिर से करना चाहूंगा, यस कहिएगा मुस्कुरा के, बोल सकते हैं? yes! यूं मुंडी मत हिलाना, कुछ कंडीशंस बता दे रहा हूँ। मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर लेना, फ्लाइट मोड पे कर लेना, क्योंकि दुनिया में कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, आपका मोबाइल डिस्टर्ब करेगा। क्योंकि अंग्रेजों की गुलामी खत्म हो गई, अब आपके पास मोबाइल की गुलामी है। अंग्रेजों को तो भगा दिया गया लड़ाई लड़ करके, लेकिन इस मोबाइल को कैसे भगाया जाए ये तो प्यार से संभव है। अपने मोबाइल को का गला घोट दीजिए, क्योंकि सफलता से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस दुनिया में कुछ भी नहीं है ना? yes! बहाने चाहिए या सक्सेस? अच्छा, आप मोबाइल ऑन रखोगे क्यों? अब इस हॉल में बैठने के बाद मोबाइल ऑन रखने का फायदा, जब तक ये बैठ रहे हैं मैं तब तक आपसे इधर उधर की बातें कर लेता हूँ। जब तक ये लोग अंदर आ रहे हैं मैं आपसे इधर उधर की बातें सिर्फ इसलिए कर लेता हूँ क्योंकि आपको ये बात समझ में आ जाए कि मोबाइल का कोई फायदा है अंदर बैठने के बाद? no. पड़ोस में आग लग जाए तो बुझा लोगे जाके? no. नहीं बुझा सकते, हाँ है ना? yes. यानी यहाँ बैठे हो तो फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से बैठो। नंबर 2, आपको किससे प्यार है? वो डाउन लाइन से जो आ रहा है बेचारा अभी रास्ते में, उसी में दिल लगा होगा, आ जाए अंदर आ जाए कैसे भी पहुंच जाए। वो डाउन लाइन की चाहत आपका मोबाइल ऑन रखवाइए, है ना? कितने बजे का टाइम था मीटिंग का? 9:30। तो 10 बजे तक ऑन रख लिया, और कितना रखोगे? अब जो आदमी समय का पाबंद नहीं है उसका तो भगवान भी पाबंद नहीं है। आज आपको एक चीज पहली शुरुआत कर रहा हूँ, समय की कद्र करना, ऊपर वाला आपकी कद्र करेगा, है ना? अच्छा, मैं आपसे पूछूं, अगर आपकी ट्रेन 9:30 बजे की होती, स्टेशन कितने बजे पहुंचते? 9 बजे पहुंचते, 9:15 पहुंचते, 5 मिनट पहले तो जरूर पहुंचते, हाँ है ना? फिर उस बेचारे का क्या इंतजार करना जो जिंदगी की ट्रेन अपनी सफलता की नहीं पकड़ने को तैयार, तुम जबरदस्ती कैसे बिठाओगे? आज के बाद उसको बोलना समय पे आएगा तो मैं साथ ही करूंगा।
कर पाएंगे तो आज की सीख यही है, जीवन बार बार नहीं मिलेगा, आपको एक बार मिला है, लाइफ इज वन। अपना बेस्ट दीजिए, हर चीज में, प्यार में, सम्मान में, परिवार में, अपने कारोबार में बेस्ट देना है। मौज करो तो बेस्ट, मतलब इस लेवल पे नाचो कि साला कोई कुछ भी कहे, बस आप नाचो तो नाच नाच के तोड़ दे सेंटर। सुना है ना भाई? हाँ, बिजनेस करो तो उसी लेवल पे करो, किसी की परवाह नहीं करनी, अपना बेस्ट देना है। हर काम को बेस्ट तरीके से करने की आदत बनानी पड़ती है, आदत जानबूझ के बनानी पड़ती है। कैसे? मैं आपसे ऐसे बीच बीच में पूछता रहूंगा, कैसे? दुनिया में भोजन मिलता है जानबूझ कर, अनजाने में मुंह में नहीं जाता। यस और नो? कोई भी काम जीवन में कैसे करना पड़ता है? जानबूझ कर। ताली कैसे बजाओगे? यस कैसे बोलोगे? समझ में आ रहा है ना? अच्छा, ताली कौन लोग बजा सकते हैं? सरकार से दुखी लोग या अपने आप से खुश लोग? अपने आप से खुश लो। तो आप अपने आप से खुश हो तो देख लेता हूँ यार। आपके जीवन को कौन बदल सकता है, सरकार या आप खुद? फिर अपलाइन को ब्लेम क्यों करते हो? फिर कंपनी, पड़ोसी, मम्मी पापा, पत्नी, पति क्यों ब्लेम करते हो? आपकी लाइफ, आपके सपने कौन पूरे कर सकता है? समझ में आ रहा है? मैंने इसीलिए बोला था 2.5 घंटे बनाम 20 साल। कमर सीधी, कुर्सी के सहारे नहीं बैठना, आज अपने सहारे और मेरी बातों के सहारे चलना है। जिंदगी एक बार मिली है, इसी में हर चीज बेहतर बनना है। क्लियर? अपना बेस्ट देना है जहां भी देना है, ईगो नहीं रखनी। देखो बहुत सारे लोग जो सीढ़ियों में बैठे, मैं बता देता हूं, ऊपर उठने के चांस आपके पास ज्यादा है। ये दर्शाता है कि इनको सफलता से ज्यादा किसी चीज से प्यार नहीं है, है ना? क्योंकि जीवन में तरक्की करने के लिए छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना, जरा जरा सी बातों को बेहतर पॉजिटिव वे में लेना। भैया मुझे तो घुस जाने दे यार, एक बार मैं चीजें सुन के अपनी जीवन बदल लूँ, मुझे कुर्सी पे छोड़ जहां मर्जी बिठा देना। मैं भी वहीं बैठा था, आपको इसलिए सलूट मार रहा हूँ, मैं भी वहीं से शुरू हुआ था। थैंक यू। लाइफ में कुछ भी छोटा कंप्रोमाइज नहीं करना। कब? जब आपको पता चल जाए कि आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, तब। अच्छा, आपको जब पता चल जाए कि आप इंटरनेशनल टीम में खिलाड़ी बन सकते हो, तो आप में से दर्शक कितने लोग बनना चाहेंगे? ऊपर वालों, अगर आपको मौका मिले खिलाड़ी बनने का तो क्या बनोगे? दर्शक तो नहीं बनोगे ना, क्योंकि मैन ऑफ द मैच हमेशा खिलाड़ी को मिलता है। तो मैं आपको बता दूं, जिंदगी एक है, बेस्ट करिए अपना, और दुनिया में सब चीज जो बेहतर बनी है उन्हें अचीव करने के लिए सुबह उठ के मेहनत करनी है। मेहनत तो करते ही हो आप, सब करते हैं इस पृथ्वी पर, रिक्शे वाले से लेके IAS ऑफिसर तक। यस और नो? लेकिन अंतर सिर्फ एक है, कुछ जीवन को जीने के लिए करते हैं, कुछ जीवन को केवल जीते रहने के लिए करते हैं। जीवन जीने का मतलब है दुनिया में जो भी बेहतरीन चीजें मिली हैं उसका भोग करना, सुख सुविधाएं अचीव करना। उसके लिए कुछ लोग सुबह से शाम तक प्रयास करते हैं। आज मैं इसी विषय में माय डियर बात करूंगा कि आज मैं जैसा आपको दिख रहा हूं, आज मैं सुपरहिट दिख रहा हूं, स्मार्ट दिख रहा हूं। आज आप ये बात बोल रहे हो, वरना मेरी माँ के अलावा मुझे किसी ने नहीं बोला था। मेरी माँ ही बोलती थी, मेरा लाल, मेरा बच्चा, मेरा राजा बेटा, ये सब मेरी मम्मी बोला करती थी यार। मैं किसी से कहता था मैं ये कर दूंगा, बोले तू कभी नहीं कर सकता। होता था नहीं? आपके साथ होता है? तो मैं खूबसूरत तो खैर बचपन से ही हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, और तुम नहीं भी बोलोगे तो मैं आपके हाथों मजबूर भी नहीं हूँ। मैं खुद को खूबसूरत कह सकता हूँ, इसे कोई रोक भी नहीं सकता। और जीवन में जब आप अपने आप को आशीर्वाद देते हो, दुनिया का सबसे बड़ा आशीर्वाद तब लगता है जब आप खुद को आशीर्वाद देते हो, और किसी चीज का आशीर्वाद नहीं लगता, है ना? आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जाते हो, मत्था फोड़ देते हो, मम्मी पापा के पैर चरण स्पर्श करते हो, वो कहते हैं जा बेटा तरक्की कर। अब बेटा जाके बेड पे सो जाए, तरक्की होगी? लेकिन जब वो आशीर्वाद दे तो बस आप ये बोलते हो माँ आशीर्वाद बनाए रखना, कर तो मैं दूंगा ही, तब आपको आशीर्वाद लगता है, तब होता है आपको। चलिए दोस्तों, ये बड़ी अच्छी अच्छी बातें लग रही हैं, ये मेरे पिछले 10 से 15 सालों का तजुर्बा है जो मैं आपके बीच लेके आया हूँ। मैं आपसे यही कहना, जैसे मैंने बोला कि जब मैं इस इंडस्ट्री में नहीं था तो मैं आपकी तरह या और लोगों की तरह सोचा करता था, इतना बढ़िया बोल नहीं पाता था क्योंकि पब्लिक के बीच में कभी खड़ा ही नहीं हुआ था। वो सब चीज़ें मैं आपसे शेयर करूंगा, और आज आपको कामयाबी के वो गुण भी दूंगा कि इस बिजनेस में आने के बाद आपको क्या काम करना है।
और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इस बिजनेस में क्या काम नहीं करना है। हेलो, जितना इंपॉर्टेंट करना है उससे कई ज़्यादा चीज़ें हैं कि आपको आज के बाद क्या क्या काम नहीं करना जो आपको गरीब बनाए रखता है। अमीर बनाने वाले हो सारी एक्टिविटी करनी है, सीखनी पड़ेगी। तैयार है? वेरी नाइस। आइए चलते हैं आगे की तरफ और मैं कुछ आपसे चर्चा करूंगा। जैसा कि आप यहाँ पे स्लाइड पे देख पा रहे होंगे, मेरा नाम लिखा, फिर से नाम ले ले रहा हूँ। मेरा नाम संतोष यादव है। यूपी के प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में मेरा जन्म हुआ। मेरी स्कूलिंग स्कूल से शुरू हुई। ये मेरे मम्मी पापा हैं, चाहूँगा एक बार जोरदार तालियां। शुक्रिया। क्योंकि एक पढ़े लिखे नहीं है, गांव में बहुत बेहद गरीबी स्तर पर जीवन था। मेरे फादर गांव में ही रहा करते थे। वो भागकर दिल्ली चले आए, एक माली का काम करने लगे रेलवे के कंपाउंड में। उन्हें 4th क्लास की जॉब मिली। जब जॉब मिली तो हम सबको लेके 5 भाई बहन हैं, जिनमें मैं सबसे बड़ा हूँ। और हम लोग वहीं रहने लगे। दिल्ली के मिंटो ब्रिज एक रेलवे कॉलोनी है, वहीं कॉर्नर पे एक झोपड़ा बना, उसमें हमारे जीवन की शुरुआत हुई। 5वीं क्लास के बाद मेरी एजुकेशन दिल्ली के LCD स्कूल में शुरू हुई। 9th में मैं जब था तो मेरी मदर को वापस फिर गांव जाना पड़ा। कारण था मेरी चाची का एक्सपायर हो जाना, जिसकी वजह से गांव में गाय भैंस और खेती बाड़ी सब था। तो मेरी मदर गांव देखने लगी, पापा ड्यूटी करते थे। मैं एजुकेशन में 9th क्लास में था। मेरे भाई बहन मेरे साथ रहते थे, उनको स्कूल भेजना, पापा को ड्यूटी जाना, खाना बनाना, ये ना चाह के भी मुझे करना पड़ता था। कारण अनजाने में ये ज़िंदगी मुझे मिली, लेकिन ये ज़िंदगी ने मुझे जिम्मेदार भी बनाया। परेशानियां थी लेकिन जिम्मेदारियां आई, और ये सारे काम करके मैंने अपनी स्कूलिंग कंटिन्यू करी। भाई बहनों की चोटी बनाना, स्कूल भेजना, पापा ड्यूटी जाया करते थे। मैंने 12th के बाद नौकरी ज्वाइन करी। 12th पास आउट किया दिल्ली LCD स्कूल से। ग्रेजुएशन मैंने दिल्ली कॉरस्पॉन्डेंस से स्टार्ट करी और अपनी नौकरी की शुरुआत करी। पहली इलेक्ट्रॉनिक कंपनी ओनिडा के अंदर मेरी जॉब लगी 2000 रुपये की। पहली जॉब मेरी 2000 की थी। वॉशिंग मशीन का मुझे डेमोन्स्ट्रेशन करना था। वो डेमोन्स्ट्रेशन करता था। इलेक्ट्रॉनिक शोरूम था, AC लगा था, ठंडा पानी वहाँ मिला करता था, रेफ्रिजरेटर लगे होते थे। लोग अच्छे लोग आते थे जो वहाँ पे प्रोडक्ट खरीदते थे। उस टाइम में अगर बात करूँ तो लोग कलर टेलीविज़न लेने आते थे जो मेरे घर में नहीं था। लोग रेफ्रिजरेटर लेने आते थे जो मेरे घर में नहीं था। लोग वॉशिंग मशीन लेने आते थे, मैंने दूर दूर तक सोचा भी नहीं था। तो मुझे उनसे मिलकर एक चीज़ लगता था, ये कितने अमीर लोग हैं यार कि इनके घर के लोग तो कपड़े भी मशीनों से धोते हैं, क्योंकि हम तो भैया इतने बड़े बट्टे से रगड़ के, थापी से पीट के धोते। हेलो, ये लाइफ थी हमारी। तो लगता था अगर पैसे हो तो जीवन कितना खूबसूरत हो सकता है, लेकिन पैसे ज़्यादा कैसे होंगे ना ये मेरे पापा को पता था, मेरे अगल बगल वाले अप्पा को पता था, ना मुझे पता जहाँ मैं रहता था। सच तो ये था। तो ऐसे लाइफ चल रही थी। अभी करीब 1 सवा साल हुए थे, मैं 2nd ईयर में था। मेरे पापा गए गांव और वहाँ मेरी शादी फिक्स करके आ गए। शादी फिक्स करने का मतलब सब कुछ कंप्लीट पैकेज, खाली डेट बताई शादी की। किसी ने ये पूछना जरूरी नहीं समझा कि भाई इसकी शादी करा रहे हैं तो जिससे करवा रहे हैं एक बार मिलवा देंगे, ऐसा कुछ सीन नहीं। यहाँ से अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूँ तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये मेरी स्कूलिंग लाइफ है। उसी बस्ती से पुनर्वास कॉलोनी त्रिलोकपुरी है, वहाँ तक पहुँचे थे। ये मेरा बचपन है। मेरी मम्मी मेरे पापा की पैंट काट देती थी या किसी की और काट के सुई धागे से सिल के पहना देती थी। उनको बड़ा शौक लगता था मुझे अच्छा बनाने के लिए। 2 तस्वीरें और हैं, बाद में बताऊंगा ये कौन है। ये मेरी 12th क्लास की पिक्चर है और मेरे घर से करीब 3 किलोमीटर दूर मेरा स्कूल था। पैदल पथ यात्रा पे सभी लोग, आप में से बहुत लोग गए होंगे, करके मैं अपना घर का खाना पीना करके सारे काम निपटा करके स्कूल जाया करता था। फिर मेरे फादर गांव गए, जैसा मैंने बताया। उस नौकरी के दौरान मेरी स्थिति ये थी और वहाँ से मेरे पापा इन मोहतरमा से मेरा ब्याह फिक्स करके आ गए और ब्याह भी करवा दिया। बढ़िया से ताली बजा दो, मेरी ज़िंदगी में आज इसका बहुत बड़ा योगदान है। शुक्रिया। मैं ये कहना चाहूँगा अगर आज मैं जहाँ कुछ भी हूँ तो इसके पीछे इनका बहुत बड़ा रोल इसलिए है कि अगर ये मेरे भाई बहनों का ध्यान न रखती, मेरे मम्मी पापा का ध्यान न रखती, तो शायद मैं दौड़ भाग के ये सपने बना भी ना पाता और मेहनत ही ना कर पाता। तो बहुत बड़ा योगदान है मेरी कामयाबी में। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, लेकिन मैं बताना चाहूँगा। जैसे मैंने बताया कि मेरे पापा गाँव गए, अभी तो मैंने आपको तस्वीर दिखा दी, लो मैंने हटा दी अभी फिलहाल। तो वहाँ से शादी फिक्स होके आई। मेरे पापा ने बताया, उस समय मैं 2nd ईयर में था, 1st ईयर में था। तो उन्होंने कहा भाई ऐसी ऐसी बात है
तो मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, अभी मेरे दोस्त और मैं खुद अभी पढ़ रहा हूँ, खाने को पैसे नहीं, रहने को घर नहीं, ये नहीं, ये गलत बात। थोड़ा दिल्ली में आने के बाद थोड़ा सोचा मैंने ये गलत बात है तो बोल दूँ। मैंने थोड़ी हिम्मत दिखाई, मेरे पापा ने ज़्यादा हिम्मत दिखाई, मेरी आँख उन्होंने मेरे से बड़ी आँखें कर दी और मैं शांत हो गया। मैंने कहा चलो जो आप कह रहे हो वो बहुत बढ़िया है, शादी तो कल करनी है, आज ही करवा दो, कोई टेंशन नहीं है। तो ऐसे करके शादी मेरी हुई, बारात गई, नाचे लोग, सब ने खूब डांस वांस किया, मेरी शादी हुई, पूरे 7 फेरे भी हुए और लौट कर जब मैं आया तो अकेला आया। यूपी बिहार से हो आप में से बहुत कुछ लोग? वहाँ पहले शादी और गौने का सिस्टम होता था। शादी पहले हो जाती थी, गौना बाद में। तो मेरी शादी हो गई, मैं लौट आया तो मेरे दोस्तों ने पूछा भाभी कहाँ है? मैंने कहा अब तो मैं भी कंफ्यूज हूँ यार, 7 फेरे पूरे लिए थे, किससे लिए पता नहीं। हाँ, घर आ गया, वापस आ गया, कंटिन्यू जॉब हो गई। जब एक कंटिन्यू जॉब में मैं करता रहा अपने कारोबार को, तो हुआ क्या, करीब 1 साल होने को आए, 1 साल बाद गौना होना था। मैं अपनी जॉब में कंटिन्यू था, ठंडा पानी मिलता था, सब कुछ बढ़िया होता था, एसी लगा था। अचानक मेरे घर में एक दिन एक अंकल आए और पापा कह रहे थे यार 10,000 रुपये दे दे और मेरे बेटे का गौना है, मैं धीरे धीरे लौटा दूंगा। तो मुझे याद आया कि साला गौना तो मेरा ही है, शादी भी मेरी ही हुई है। क्योंकि ऐसा तो था नहीं कि यार मेरे पास कोई मोबाइल फ़ोन होता था, रोज़ चैटिंग करते थे तो इमोशन जुड़ गए थे। नो इमोशन, कोई इमोशन नहीं। शादी हो गई, भूल भाल गए, कभी कॉपी फाड़ के बाद चिट्ठी लिख दी तो चिट्ठी पहुंची 1 महीने में। उधर से उसने गलती से मम्मी पापा की चोरी से लिख दी मैडम, तो वो पहुंची 1 महीने में। काहे का इमोशन है, पुराने हाल चाल तेरे, पुराने हाल चाल मेरे, नो टचिंग, नो इमोशन। तो ये इस तरह से जिंदगी आगे बढ़ती रही। लेकिन जो गौने का टाइम आया तो जब ये मैंने बात सुनी तो मुझे एक डर लगा। मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, इंसान जीवन में 2 ही तरीके से तरक्की करता है, या अपनी इच्छा से, अपनी विल पावर से, या फिर डर के मारे। तो मुझे डर लगा, सर ये म्यूजिक बंद कर दो सर, म्यूजिक नहीं चलता। मुझे डर लगा, डर क्या लगा कि मैं 2 महीने बाद डबल हो जाऊँगा, मेरे खर्चे डबल हो जाएंगे, सब कुछ डबल हो जाएगा, लेकिन मेरी सैलरी डबल। उस समय मेरी सैलरी 2,500 रुपये थी, 1,500 रुपये पापा को दे देता था, 1,000 रुपये में मेरा काम चल जाता था। गौना का डेट आया, गौने में गए, फिर से वापस उसी से ब्याह हो गया दोबारा। फिर से शादी वैसी होती है चीज़, जैसे शादी होती है वैसा ही गौना होता है। इस बार मेरी वाइफ गांव में आई और मम्मी ने बोला कि चलो दिल्ली लेके आऊँगी, सबसे इंट्रोडक्शन करा दूँगी और सारा काम खत्म, रोटी बनाने का लफड़ा खत्म। ऐसे करके मेरी ज़िंदगी शुरू हुई। मैं दिल्ली आ गया, मेरी मम्मी 15 दिन बाद मेरी वाइफ को दिल्ली लेकर आई। तो मेरी वाइफ के जो सपने थे वो बहुत बड़े हो गए। क्यों? क्योंकि गाँव से उसकी शादी दिल्ली में हो गई। तो हर लड़की चाहती मेरा अगला जीवन अच्छा हो, अच्छा जीवन साथी मिले, अच्छा परिवार मिले। तो उसके भी सपने बड़े थे। कब? जब वो ट्रेन में बैठी, तब ट्रेन चलती चलती दिल्ली आ गई। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन उतरी तो बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन देखा, तो भी सपने बड़े ही थे। बोले यार कमाल का शहर है। जब वो 3 व्हीलर में बैठी त्रिलोकपुरी आने के लिए, तब भी सपने ठीक ही थे। जब वो घर पहुंची तो एक छोटे से घर में 4 पहले से लेटे हुए थे, तो न रहने को घर, न खाने का ठिकाना। तो मेरी वाइफ ने पहले दिन पूछा था दिल्ली कहाँ है जी? तो मैंने कहा दिल्ली यही तो है। तो बोली इससे बड़ा तो हमारे गांव में भैंस बांधने वाला प्रोग्राम है। तो ये लाइफ थी। लेकिन मुझे एक चीज़ और डर लगा कि अगर इसको ये पता लगेगा कि मैं बेरोजगार भी हूँ, क्योंकि उस समय मैं नौकरी रिजाइन करके दूसरी बड़ी नौकरी ढूंढ रहा था। तो सवेरे मैंने अपना टिफिन पैक कराया और घर से इसलिए निकल गया कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। क्योंकि मैं 2 बहनों की शादी मैंने कराई थी, जूते घिसाए थे, लोगों के पास जाता था जिनको शाम को अरहर की दाल खाने की औकात नहीं होती थी, वो भी मोटरसाइकिल दहेज में मांगते थे। तो मुझे बहुत अच्छे से पता था अपने समाज का कि जिनकी कोई औकात नहीं होती, जो अपने बेटे को जी भर भर के गालियाँ देते हैं, नालायक गधा तू मेरे घर ही पैदा होना था। जब लड़की वाले आते हैं तो कहते हैं ये मेरा लाल है ना, एकदम गऊ है, गऊ। ये समाज है। तो इस तरीके की चीज़ें मैं जानता था। तो मैं अगले दिन जॉब पे गया। कहाँ मैं आपको बता दूं, एक एडवोकेट थे जिनके पास मैं पहले भी असिस्टेंट के लिए गया था, बट मैंने ज्वाइन इसलिए नहीं किया कि मैं कभी एडवोकेट नहीं बन सकता। तो मैं कोई कंपनी, कोई फैक्ट्री में ज्वाइन करूंगा जहां मुझे प्रमोशन मिल सके। तो लेकिन उस समय मरता क्या नहीं करता, तो मैं चला गया वकील साहब के पास। वकील साहब को बोला सर आपको असिस्टेंट की ज़रूरत थी, मैं आया भी था पहले,
तो बोले पहले तुमने क्यों ज्वाइन नहीं किया? मैंने कहा जी मेरी शादी होने वाली थी इसलिए ज्वाइन नहीं किया। अगर मैं तब ज्वाइन कर लेता तो आप छुट्टी नहीं देते, लेकिन अब मेरी शादी हो गई, अगर आपके पास जगह है तो मैं काम कर सकता हूँ। बोले कब से आओगे? मैंने कहा जी टिफिन लेकर आया हूँ। मैंने वकील साहब को ज्वाइन किया, 1 हफ्ते बाद मैंने सैलरी पूछी, सैलरी कितनी? उन्होंने कहा बेटा चिंता ना कर, कोई तकलीफ नहीं होगी तुझे लाइफ में मेरे रहते हुए। मेरी गाड़ी में आना जाना, किसी क्लाइंट के पास भेजूंगा तो किराया भी दूंगा, तू टेंशन ना ले। मैंने कहा फिर भी सर सैलरी बता दो। बोले चिंता ना कर, 1400 रुपये तेरी सैलरी। हेलो कितनी? 1400। कितनी? और कितने की छोड़ी थी मैंने? 2500 की। क्यों छोड़ी थी? कि ज़्यादा कमा लो। अब ज़्यादा तो छोड़ो, 1400 सैलरी हो गई। वो काम करता रहा, मैं रोड ड्यूटी जाता रहा, गाड़ी वाड़ी मैंने आगे पीछे करना वकील साहब से कि गाड़ी में ही सीखा, क्योंकि मैं उनका असिस्टेंट था। वो कोर्ट में चले जाते थे तो उनके बाद मारुति ओमिनी थी, तो मैं सोचता था यार मुझे गाड़ी चलाना तो शौक बहुत था, तो मैं उनकी गाड़ी आगे पीछे करता रहता था, आगे पीछे करता रहता था। लेकिन मेरा दुर्भाग्य देखो, मैंने गाड़ी पीछे कर रखी थी, सुप्रीम कोर्ट की ये बात है। तो जब दिल्ली में तो पार्किंग की इतनी बड़ी प्रॉब्लम हुई, तो मेरे बगल, मैंने जहाँ से गाड़ी निकाली मेरे बगल वाला निकाल के चला गया, तो बड़ी जगह खाली हो गई। अभी मेरे को चलानी नहीं आती थी, तो धीरे धीरे तो पीछे होती थी। वो गलती से पीछे हो जाए तो आगे आने में घंटों लगाए। नए आदमी से गाड़ी कूद कूद के तो चलती है। हेलो तो बड़ी जगह देख कर एक कोई बड़ी गाड़ी होंडा सिटी की आई और उसने ऐसी गाड़ी तिरछी खड़ी करी और भाग गया। कोर्ट में वकील वगैरैरहा होगा। अब मैं फंस गया, वो गाड़ी खड़ी करनी पड़ी मुझे थोड़ी पीछे। अब मेरे बॉस आए वकील साहब, उन्होंने बोला संतोष ये गाड़ी पीछे कैसे आई? तो मैं डर गया। मैंने कहा जी मैंने करी। बोले तुझे चलानी आती है? मैंने कहा नहीं। बोले अगर ये गाड़ी लग जाती इस गाड़ी में तो पता है क्या होता, कितने पैसे की ये गाड़ी है? मैंने कहा नहीं। बोले तेरे लाइसेंस है? मैंने कहा हाँ लाइसेंस था मेरे पास। मुझे गाड़ी चलाने शौक बड़े थे साहब बचपन से ही। मैंने 12वीं पास करने के बाद 600 रुपये घूस दे करके ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया था 4 व्हीलर का। मुझे पता था एक दिन साला अमीर बन के रहेंगे, देखेंगे कभी ना कभी वो। तो वकील साहब के यहाँ से मैंने ये सीखा, लेकिन मनी मन तकलीफ तो थी। एक दिन मैं घर आया, मेरी वाइफ रो रही थी, तो मैंने सोचा इसे मम्मी पापा की याद आई होगी। मैंने पूछा हाँ जी क्या हो गया? पापा की याद आ रही? बोली नहीं। पहले आप ये बताओ मुझे आपने झूठ क्यों बोला? मैंने कहा क्या, मैंने तो सही भी कुछ नहीं बोला। झूठ तो मैं तब बोलूँगा जब मैं कुछ बोलूँगा। बोले नहीं आप ये बताओ शादी से पहले जब पापा को आप 1500 देते थे तो आप क्यों नहीं देते? मैंने कहा ये तो मैंने तुम्हें नहीं बताया। तुम्हें किसने बोला? बोला नहीं तुम ये बताओ कि क्यों नहीं देते। अब आदमी अपनी बेइज्जती खासकर अपनी बीवी से कैसे करवाए कि मेरी सैलरी अब 1400 है तो 1500 कहाँ से दे? अब मैंने भगवान को उसी दिन बहुत मन से याद किया। मैंने कहा लो, मैंने कहा क्या हुआ ये तो बताओ। बोले मेरे एक अंकल आए थे, कुछ पैसे वैसे शायद पापा ने लिए होंगे, तो पापा कह रहे थे कि मेरा बेटा एकदम श्रवण कुमार था शादी से पहले। शादी से पहले और किसने बिगाड़ दिए? और तो कोई दुनिया में बिगाड़ सकता ही। पापा मम्मी की यूनिवर्सिटी में कोई भी लड़का 22-23 साल पढ़ता है, जब हाथ रखता है उसके बाद ब्याह होता है। उसके बाद एक दूसरी यूनिवर्सिटी की पढ़ी हुई लड़की हमारे घर आती है और 6 महीने नहीं लगता अपनी एजुकेशन से उसकी 25 साल की एजुकेशन बढ़वा देती है। तो बचपन से उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा देते जब तुम्हारी एजुकेशन में दम नहीं था। लेकिन ये कोई मानने को राजी, वो ये भूल जाता है कि हमने परवरिश ही अपने वाले की ऐसी करी कि ये ना या तो ये माँ बाप ही देख सकता है या बीवी पाल सकता है। अरे बचपन से सिखाते कि जीवन में माँ बाप भाई बहन परिवार समाज सबको लेके चलना होता है। बेटा जीवन में तरक्की करना जिससे हम एक साथ रह सके, कभी कमी ना हो। ये कोई माँ बाप एजुकेशन देता ही। अब एक आदमी जब पिसना चालू होता है तो उसके समझ में नहीं आता कौन से पाले में जाऊँ। तो मैंने जब ये बात पूछी तो बोली क्यों नहीं देते? तो मैंने कुछ नहीं बताया, लेकिन मन में सोचा कि मैं अच्छा बेटा तभी बन सकता हूँ जब मेरे पे पैसे हो 1500 रुपये। मैं अच्छा भाई, अच्छी बहन, अच्छा पिता, अच्छा समाज का नागरिक तभी बन सकता हूँ जब मेरे पास पैसा हो, वरना सगा भी अपना नहीं होता साहब। ये बात मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगी। आपको भी आती है, एहसास है आपके पास? कोविड में आपने एग्जाम्पल देखे होंगे, कभी विपदा में आपने अपने दोस्त रिश्तेदारों को देखा होगा। कोई सगा जो दिखता है ना आपके लिए कहता है जान दे दूंगा, और जब गरीबी हो 5 रुपए मांगो तो नहीं देता कोई। आया ना? वहां से ये बातें घूमनी चालू हुई और भगवान को मैं यही कहता था, है भगवान जिंदगी कैसे कटेगी इसी झुग्गी बस्ती में। तो कहते हैं ऊपर वाले के घर देर है, देर नहीं। मेरे ओनिडा के मैनेजर का फ़ोन आया
मेरे कॉलोनी में एक ही फ़ोन था, 5 रुपये अंकल लेते थे बुलाने का, और उन्होंने मुझे बुलाया कि शाम को संतोष 5 बजे आना, एक फ़ोन आया है, तुम मेरे पता नहीं किसका है। मैं 5 बजे गया, ओनिडा के मैनेजर का फ़ोन था, उन्होंने कहा संतोष तू आजकल कहाँ है? मैंने भी बिना देर लगाए बोला मैं आजकल सुप्रीम कोर्ट में हूँ। मैं क्यों बोलूँ मैं परेशान हूँ, क्यों तकलीफ, क्यों मोहल्ले भर को बताऊँ कि मेरे घर में खाने को नहीं है, मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है, कोई दे देगा क्या? मुझे पहली बार एहसास हुआ, मैंने खुल के बोला सर आजकल मैं सुप्रीम कोर्ट में हूँ। सुप्रीम कोर्ट? मैंने कहा हाँ सर मैंने ओनिडा छोड़ दी। बोले हाँ ये तो मुझे पता है, लेकिन तेरे लिए गुड न्यूज़ है कि मैंने भी ओनिडा छोड़ दी। तो मैंने कहा सर मेरे लिए कैसे गुड न्यूज़ है? वो बोले मैंने एक ऑटोमोबाइल ज्वाइन किया है कंपनी, नॉर्थ इंडिया का हेड हूँ, मुझे एक एग्जीक्यूटिव चाहिए, तेरे पास एक्सपीरियंस है, मेरे पास आ जा। नोएडा सेक्टर 18 में उनका ऑफिस था, तब 18 ऐसा नहीं था, बिल्कुल जंगल टाइप था। तो 18 में मैं आया, उनसे मिला, वो मुझे जानते थे। मैंने कहा सर बताइए मैं ज्वाइन कर लूँगा, लेकिन मेरा फ़ायदा। बोले तू टेंशन न ले, जितनी सैलरी मिलती है उससे 1000 ज़्यादा दूँगा। हेलो कितने ज़्यादा? 1000। अब मुंगेरी लाल के सपने खट चक गए। बोले 1500 पापा को दे दूँगा, अच्छा बेटा तुरंत बनूँगा। पापा को 1500 देने, 1000 खर्चा मेरा, मनी मन आया। फिर मैंने कहा यार लेकिन अब मेरी शादी भी हो गई, तो 500 रुपये एक अलग खर्चा भी हो गया, हाँ है ना? और 500 रुपये कभी कभार अगर मैडम ने गोलगप्पे जाहिर कर दिए मन खाने का, मैडम तो मेरा ही तो फर्ज है खिलाना। अब पापा से तो पैसे नहीं मंगाएगी बेचारी, आया ना? लेकिन हमारे देश की विडंबना देखो, देश की तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन यूपी बिहार की देखो कि यहाँ पर पत्नी को खुलेआम 10 रुपये भी देना आदमी के मर्डर करने के बराबर है। अपनी पत्नी को आप कुछ नहीं खुलेआम घर में बोल सकते। अरे बाप रे बाप, जो माँ बाप उसे हमारी जिम्मेदारी में निभा के लेके आए हैं, उसी को अगर गलती से उन्हीं के सामने 500 दे दो, देखो देखा इस आदमी को, हमें भूल गया, कल की आई को याद कर रहा है। अरे यहाँ जितने बैठे हमारे घर में कलेश का कारण बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, आए ना? मुद्रा, बस कुछ नहीं। तो मैंने कहा यार 500 रुपये, कभी कभी गोलगप्पे के टोटल कितने हो गए? अरे 1500 पापा के, 1000 मेरे, 500 करके 1000 कितने हो गए? 300। सारे सपने पूरे। और ये कह रहे हैं 1000 ज़्यादा भी दूंगा, क्या कराऊंगा? FD कराऊंगा, फिक्स डिपॉजिट। अब करूंगा क्या भाई? पापा को दे दूंगा, मेरा खर्चा हो गया, पत्नी का हो गया, चोरे छुपे वाला भी रख लिया। आदमी अपने सपने से ज़्यादा कभी तरक्की नहीं करता, आया ना? और 1000 ज़्यादा मिलेंगे तो मैं कंफ्यूज हो गया, इतने पैसों का करूंगा क्या मैं? तो बचपन से माँ बाप ही कहते थे बेटा पैसे पेड़ पे नहीं उगते, बड़ी मेहनत से आते हैं, अगर आ जाए तो इसका खर्चा कम करो, ज़्यादातर पैसा बचाओ, 60, 70, 80% बचा दो, भविष्य में अगर हम इतना बचाएंगे तो भविष्य आएगा। हेलो, अगर कुछ खाएंगे नहीं तो भविष्य आएगा? और ये बातें हमें किसने सिखाई? मजे की बात देखो, जिसने कुछ नहीं बचाया ना उसने सिखाई। देश में ज्ञान देने वालों की कमी नहीं है, हाँ है ना? दोस्त, रिश्तेदार, जानकार, फुफ्फा, मामा, चाचा, इनके पास चले जाओ, ऐसे ऐसे अकाउंटिंग आपकी कर देंगे, ऐसे लगेगा ये दुनिया का अकाउंट यही देखते हैं। क्योंकि फ्री का किसी को ज्ञान देने में कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे साथ था कि पैसे बचाओ। तो 4500 रुपये मेरी सैलरी हुई, मैंने उस ऑटोमोबाइल कंपनी को ज्वाइन किया। भाई साहब 1-1 रुपये के गिलास का पानी पी के 4-4 किलोमीटर दिल्ली के ऑटोमोबाइल एरियाज़ में मैं चला हूँ कि रुपया बचे। उस कंपनी के अंदर मैं परमानेंट हुआ, मेरी 5500 सैलरी हुई, ESIPF कटने लगा। मेरे पापा सबसे ज़्यादा खुश हो गए क्योंकि उनका एक बेटा सेट हो गया, क्योंकि अब वो परमानेंट हो गया। यही सपना सबका होता है, जमीन जायदाद बेच करके लोग परमानेंट नौकरी ढूंढ रहे हैं। हेलो, मेरे को 1.5 साल बाद एहसास हुआ उस परमानेंट नौकरी में एक दिन कि साला मैं पहले टेम्परेरी गरीब था, अब मैं परमानेंट गरीब हूँ। और आप सबको ये बात मैं कहना चाहता हूँ, एक सेकंड के लिए आंखें बंद करके देखो, जो आपके अगल बगल अड़ोस पड़ोस रिश्तेदारियों में किसी भी परमानेंट जॉब के अंदर है, फिक्स सैलरी वाला, गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, जिंदगी में देखना कभी गाड़ी नहीं बदलता, कभी रेस्टोरेंट नहीं बदलता, कभी घर नहीं बदलता, बच्चों की इच्छाएं नहीं बदलता, वो फिक्स प्रॉब्लम में परमानेंट चलता है क्योंकि वो परमानेंट कमाई करता है। इसलिए परमानेंट प्रॉब्लम में पूरी लाइफ रहता है। ये किताबी ज्ञान से आप कभी सीख नहीं सकते, एक्चुअली जब पेन होता है तब आप लाइफ में सीखते। मेरे मन में आया यार अब तो मैं परमानेंट हो गया, क्या करूँगा?
मेरे को एक दिन एक प्राइवेट ऑफर आया कंपनी से डबल सैलरी का, मैंने ये छोड़ा, रिजाइन दिया। 3 महीने बाद मैंने उसे ज्वाइन करके मेरी सैलरी 8,500 रुपये हो गई। रॉकेट बैटरी नाम था उस कंपनी का। पैसे ज़्यादा हो गए, मजे ही मजे हो गए। 8,500 रुपये मिलते थे भाई साहब, यकीन नहीं जानोगे, दिमाग खराब हो गया था पैसे पाकर। जिस दिन जॉब लगी, सैलरी मिली, पापा को फिर लेके आया है यूजुअल, जैसे मैं उनको सैलरी दिया करता था हाथ में, वैसे दिया। तो बोले तू कोई काम कर रहा है जो बैंक से इतने पैसे लाया है? मैंने कहा नहीं। तो बोले ये कहाँ से? मैंने बोला मेरी सैलरी है। बोली तेरी सैलरी बड़ी तेज बढ़ रही है। मैंने कहा मैंने परमानेंट छोड़ दी, प्राइवेट ज्वाइन कर ली, उन्होंने मेरी सैलरी भी छोड़ दी। और सैलरी छोड़ के बोले, उन्होंने मुझे सरकारी नौकरी के तमाम फायदे बताए। बुढ़ापे का सहारा होगी, पेंशन मिलेगी। मैंने कहा मैं कौन हूँ? मैंने पूछा मैं कौन हूँ? बोले तू मेरा बेटा है। मैंने कहा पेंशन पे भरोसा है, साला बेटे पे भरोसा नहीं है कि मैं पुराने पे सहारा बनूं। यही प्रॉब्लम है ना घर में। आज की डेट में मैंने बहुत लोगों को देखा है ये बात करते हुए कि बुढ़ापे में कोई किसी का नहीं होता, तो जवानी में कौन होता ये बता दो। जिस बच्चे के लिए रात दिन पेट काट के उसके लिए सब कुछ हम करते हैं, उसी पे भरोसा नहीं करते और अंदर यही चल रहा होता है, नालायक निकल गया तो, नालायक निकल गया तो। यही कारण है कि 90% औलादें बड़ी होकर नालायक दिखती है, होती नहीं है वो, लेकिन उनके पास पैसा ही नहीं होता, उनके नालायक का ठप्पा लग जाता है। क्योंकि बचपन में मेरे पापा भी पेट काट करके ड्यूटी जाते थे, तब मुझे पढ़ा लिखा पाए। हाँ है ना? मैं पापा को बोलता चलो एक दिन खेले, तो बोले खेलूंगा तो तुझे तेरी स्कूल की फीस कौन भरेगा? मैं भी बड़ा हो गया। जब मेरा बच्चा कहता था चलो पापा खेले, तो मैंने कहा मैं अगर खेलूंगा तो तेरी फीस कौन भरेगा? उधर वो निपट गए, इधर हम निपटने की कगार पे हो गए। यही तो शिक्षा मिली। आया ना? जीवन टफ है नहीं इतना, इसे आसान बनाया जा सकता है अगर आपके अंदर सोच डेवलप हो जाए। टफ है नहीं, इसे टफ बनाया जा सकता, आसान बनाया जा सकता। हमारा ध्यान किस चीज पे रहता है? प्रॉब्लम पे। आज के बाद फोकस करेंगे आसान चीजों के ऊपर। जिंदगी को बेहतर बनाने पे ध्यान देंगे, तभी तो बेहतर बनेगी। यस और नो? इसी स्पीड से लाइफ टक 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 आगे बढ़ती चली जा रही थी। मेरी वाइफ जब वहाँ आई, तो मैं आपको बता दूं कैसे, चाहे आजकल ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट मंगाओ तो पैकेट में कई पन्नी लपेट के आता है ना, और जब तक पेमेंट ना कर तो खोल के देख भी नहीं सकते। तो हमारी वाली भी ऐसी फुल पैक आई थी, फुल पैक। हमें तो पता नहीं किससे भाई इतना ब्याज घूंघट घूंघट में फेरे पूरे हो गए, पता नहीं आदमी निकल जाता तो क्या करता मैं। बहुत होंगे यहाँ पर ऐसा। तो इतना भरोसा तो माँ बाप पे करना चाहिए कि वो हमसे बेहतर हमारे लिए सोचेंगे। माँ बाप भगवान के समान ऐसे ही नहीं कहा जाता, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा दूर देख तो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि समय के साथ उनकी सोच आपके बराबर हो। इसलिए उन्हीं की इच्छा पूरी करने के लिए अपनी सोच को बड़ा करना चाहिए। और माँ बाप भी चाहते मेरा बच्चा राजा बने, तभी तो माँ बचपन में कहती है मेरा राजा बेटा, मेरी रानी बिटिया। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो मेरा गधा बेटा। मतलब सारा टोन ही बदल देते हैं। बचपन में राजा राजा कर रहे थे तो कभी गलती नहीं करता था, कहता मैं तुम्हारा राजा बेटा हूँ। हाँ है ना? और जब 15 बार गधा गधा सुन लिया तो बोला जब मैं परमानेंट गधा ही हूँ तो साला ज़्यादा कुछ करने की जरूरत क्या है मुझे। आज के बाद याद रखना, तारीफ करने से आपका जीवन बढ़िया हो सकता है। किसकी? अपनी तारीफ किसकी करनी है? अपनी। शीशे के आगे किसकी तारीफ? अपनी तारीफ करनी, अपने परिवार की, सबकी तारीफ करो यार, कुछ पैसे नहीं लगते। आपको कोई गाली देता है ना तो भी तारीफ कर दो। मैं कसम से कह रहा हूँ उसकी गाली उसको चिपट जाएगी, तुम्हें नहीं चिपटेगी। वो हमें एक पत्थर मारता है, हम पूरा ईंट उठा के मार देते हैं, बोलते हैं इसने पहले मारा था। तो भाई उसमें और तुझमें अंतर क्या है? उसने 2 गाली दी, तुमने 6 दे दी, और तुम अपने आप को सजीव भी बता रहे हो। हेलो, मतलब पहले दी यही तो किया, तो दूसरी बार में मत करते। कर पाएंगे या सीख पाएंगे? वेरी नाइस। जैसा मैंने बताया मेरी शादी जल्दी हुई, ग्रेजुएशन मैंने बहुत सारी नौकरी करी। मैं आपको बता दूं मैंने लाइटर तक बेचा। आज बता रहा हूँ, पहले भी बताया कर। एडवोकेट के पास नौकरी करी है, सेल्स का काम किया, मार्केटिंग में करा, परमानेंट जॉब तक करी है। जैसा मैंने बताया कोरियर कंपनी में भी मैंने जॉब करी हुई है, अनेकों काम मैंने यहाँ करे। प्राइवेट नौकरी के साथ फिर मैंने LIC भी ज्वाइन करके LIC में भी काम किया। ये सारी चीज़ें लाइफ में चली,
2006 में मैंने पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किया था। एक कंपनी में सेमिनार देखा, हवा भर गई, चार्ज हो गया कि अब सपने देखूंगा, सपने पूरे करूंगा। निकल पड़ा दोस्तों के पास, रिश्तेदारों के पास, जानकारों के पास, और बोलने लगा तुम्हें ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। सब ने पिन मार के सारी हवा निकाल दी। बोली जब तेरा चेक आए तो बताना, तेरी गाड़ी आए तो बताना, तेरे लाखों चेक आए तो बताना। होता है नहीं होता? अब एक फायदा हुआ मुझे कि उस कंपनी को ज्वाइन करके जब मैं मीटिंगों ट्रेनिंगों में जाता था ना, तो मेरी जो सोच थी मेरे घर वालों से बड़ी हो गई, मेरे पड़ोसियों से बड़ी हो गई, मेरे दोस्तों से बड़ी हो गई। अब मैं जब बड़ी बड़ी बातें करने लगा तो मेरे से कोई नाराज नहीं रहता था। हेलो ऊपर वालों, जब मैंने उस कंपनी को ज्वाइन कर लिया तो लोग मुझसे नहीं नाराज होते थे, वो साला नाराज होते थे कि तू लाखों की बात क्यों करता है, तू दोस्त मेरा, तू रिश्तेदार मेरा, परिवार वाले कहें तू खून मेरा, साला मुझे औकात नहीं पता तेरी कितनी औकात है, तू लाखों की बात करता है। उनको गुस्सा इस बात का, और मैं आदत पड़ गई। आप कितने लोग वेस्टीज ज्वाइन होंगे कोविड के दौरान, कोविड से पहले टाई टूई पहन के आपके पास जाते होंगे, बोले ओ भाई साहब आ जाओ मेरे साथ, तुम भी लखपति और मैं भी लखपति, और तुम कहते होगे है आगे बढ़। होता नहीं होता? क्योंकि आपने मौके को नहीं समझा कि उसके हाथ में अलादीन का चिराग है, आपने देखने से पहले रिजेक्ट कर दिया। ऐसे मैं भी था, ऐसे मेरे लोग भी थे। ये करते करते साहब 5.5 साल 6 साल हो गए। मेरी बिटिया पैदा हो गई, बेटा हो गया। पत्नी को हर करवा चौथ की कसम देता था, अब की तू मुझे माफ कर दे, अगले करवा चौथ पे कसम से डायमंड का नेकलेस दूंगा। सभी करते हैं, इसमें कौन सी हंसने की बात? आदमी झूठे झूठे बात हर बार कहता, हर बार। और हमें ये गलत फहमी है पुरुषों को कि करवा चौथ पे सारा दिन व्रत इसलिए रखती है कि अगले जन्म में तुम ही फिर मिलो। जो हालत तुमने अपनी पत्नी बच्चों को की है, तुम्हें लगता है तुम डिजर्व करते हो अगले जन्म? हेलो, वो सारा दिन व्रत रह के भगवान को गालियां बकती है कि तुझे पृथ्वी पे यही मिला, यही। कभी अपने बच्चों के जन्मदिन पे पूछो, जब वो कोई इच्छा जाहिर करते हो, जब हम कहते हैं अगली बार, जब कहीं मॉल में कोई इच्छा जाहिर करते हैं अगली बार, तुम्हें भी दर्द होता है। ऐसा नहीं कि तुम्हें नहीं होता है, होता है नहीं होता? होता है, लेकिन क्या करूं, मेरे पे कुछ है ही नहीं। जब कुछ नहीं है तो ये बताने की जरूरत नहीं कि आप पे कुछ नहीं है, ये सोचने की जरूरत है कि कुछ होगा कैसे, कुछ होगा कैसे, अगले जन्मदिन पर, अगले करवा चौथ पे, अगली ईद पर, अगली दिवाली पर होगा कैसे, ये सवाल पूछने की जरूरत है। और जब ये सवाल पूछने की जरूरत समझी साहब, इस कंपनी में बड़ी बड़ी बातें करी लेकिन कामयाबी नहीं मिली और ये कंपनी बंद हो गई। मैं फिर से LIC और नौकरी करने लगा। लगभग मैंने 11 महीने फिर से नौकरी करी। एक दिन मेरी बेटी ने पूछा, पापा आजकल टाई नहीं लगा। पहले मेरे पास पैसे नहीं थे, जब उस कंपनी में था पैसे नहीं थे, लेकिन टाई लगा के चौड़े होकर चलता था, कंगी कुंगी करके, और कोई मिलता था, और भाई साहब क्या हाल चाल है, अमीर बनना चाहते हो? तो बोला मैं तुझे जानता हूँ 5 साल से। कई तो भाई साहब यूं रास्ता देखते तो यूं कट जाते थे। बोले अभी आएगा अमीर बनाने की बात करेगा। अच्छा भाई साहब गरीब बनाने की तो बात नहीं कर रहा ना यार। बताओ आप, अगर मैं आपसे मिलूं भाई साहब और गरीब होना चाहेंगे तब भागो तो समझ में भी आए। अब बताओ, तब भाग जाओ तो समझ में भी आए। मैं आपके पास आऊं और बोलूं भाई साहब 5,000 रुपए दे दो, बहन जी 5,000 रुपए दे दो, अमीर बना दूंगा, तब भाग जाओ समझ में भी आए। जब मैं आपसे कह रहा हूं मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, केवल आपकी एक सोच चाहिए, फ्री का बिजनेस दूंगा, मिल के काम करेंगे, दोनों भाई अमीर बनेंगे, तब भाग जा रहा है। तो मैं घूम घूम के पकड़ रहा हूँ तोड़ के। मैंने कहा अच्छा सुन ले, मत बन सुन ले, तू 10 साल भी जो काम कर रहा है करेगा तो कभी अमीर बनेगा? बोला नहीं। मैंने कहा मेरी तो सुन ले पहले। ऐसे मैंने मनोज जी को सुनाया था जो आज यहाँ बैठे हुए हैं। ये मुझे नहीं जानते थे, मैं इन्हें नहीं जानता था, गरीबी की दलदल में फंसे हुए थे, ये मेरा नाम देख के भागते थे। मैं भी एक बार आगे से आ गया, मैंने कहा कहाँ जा रहा है, रुक तो जाया। तो ये मेरा ड्रीम क्लियर था, इनका भी था, लेकिन सवाल ये था कि मेरा काम है प्रसाद बांटना। प्रसाद गरीब अमीर छोटा बड़ा देख के नहीं बांटा जाता,
वेस्टीज एक प्रसाद है, मैं प्रसाद की तरह से बांटता हूँ। जो भी श्रद्धा से खाएगा ना माथे लगा के, असर करेगा, 100% करेगा। और किया है, अभी मिलाऊंगा आपको लोगों से। और ऐसे करके जहाँ जब मैं फेलियर हुआ, बेटी ने पूछा पापा टाई नहीं लगाते, वो दिन था मेरी ज़िंदगी में कि अपनी लाइफ भी ख़राब करी और इनकी भी करी। हुआ क्या? हुआ ये कि रात भर मुझे नींद नहीं आई। और कहते हैं जब कुछ कांड होने वाला है तो ऊपर वाला देखता है। बच्चों की फीस नहीं गई थी, तकलीफ बहुत सारी थी। छोटे भाई की शादी हो गई थी, घर छोटा था, दूसरी बहू को रखने का घर की जगह नहीं थी, बहू को भी आना था। उस घर को बनाया, उस घर में मिल करके लेबर बेलदारी का काम किया, घर बना। पैसों की तंगी से हम सब दूर भी हुए, ऐसा झगड़ा हुआ कि घर से बाहर रहना पड़ा, बच्चे भूखे प्यासे भी रहे। कारण पैसा ही था और कोई कारण नहीं था। प्यार में कमी थोड़ी हो गई थी। हेलो, ये सब चैलेंजेस आए। और एक दिन मैं किसी और काम से गया गांधीनगर दिल्ली, वहाँ एक व्यक्ति मिले और उन्होंने मेरे से पूछा संतोष अमीर बनना चाहते हो? मैंने उसका गिरबान पकड़ा, मैंने कहा तुम बन गए? कौन सी कंपनी है? कौन 2 टांग वाली, 3 टांग वाली, बिना टांग वाली, सोने वाली, चांदी वाली, रातों रात वाली, कौन सी कंपनी? नाम बता। इतना एक्सपीरियंस हो गया था। वो बोले हमारी कंपनी में एक भी पैसा नहीं लगता। मैंने कहा झूठ बोलते हो, बाद में बताओगे। उन्होंने मुझे प्लान बताया, मैंने नहीं सुना। उन्होंने एक फार्म भरा, फाड़ के दे दिया। बोले कि, मैंने कहा भाई मेरे पैसा नहीं है। बोले पैसा नहीं चाहिए तो मैंने कहा फिर 2-3 फार्म और भरो। क्योंकि दिक्कत किस चीज़ की थी? किस चीज़ की? और उन्होंने मुझे एक फॉर्म दिया, मैं घर चला आ गया, नो इंटरेस्टेड। 2 मई 2012 को घर में बहुत सारे कलेश हुए पैसे को लेके। वो एक मैसेज पड़ा था, फ्री CNT, एंट्री फ्री, ITO, हिंदी भवन। मैं वहाँ पहुँच गया, CNT देखी। एक व्यक्ति ने बोल दिया कि हमारे टॉप अर्नर कमाते हैं 26 लाख। उनको आप फ़ोन पता लिया, फ़ोन पता लगे उनके पीछे पड़ गया। मैंने कहा झूठ बोलने की भी तो सीमा रखो, कोई लिमिट होनी चाहिए ना यार। तुम्हारी कंपनी में लगता कुछ नहीं, 26 लाख रुपया महीना। मैंने कहा मुझे 1 साल की अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए। तो उन्होंने उनका नंबर दे दिया, मैं भी पहुंच गया। वो कोई और नहीं थे, हमारे ग्रेट गुरु मिस्टर सिद्धार्थ सिंह जी थे। सपने मेरे थे, हिम्मत मुझे करनी थी, उसे पूरा करने के लिए जो काम चाहिए वो मुझे करना था। हाँ या ना? मैं पहुंच गया। मैंने कहा सर आपको 26 लाख रुपए आते हैं? बोले तो? मैंने कहा तो नहीं सर, अगर आते हैं तो मेरे भी सपने। बोले कितने सपने? मैंने कहा बहुत बड़े सपने हैं, लेकिन 1 साल का अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए। 1 साल उन्होंने पता नहीं कोई काम रहा होगा, कोई बैंकिंग से रिलेटेड, उन्होंने अकाउंट स्टेटमेंट ही निकाल रखी थी। तो उन्होंने 4 साल की स्टेटमेंट दे दी। मैंने उसकी कॉपी करा ली। 3-4 पन्ने तो शुरू के देखे, बाद में मैंने आखिरी देखा। अप्रैल 2012, 26,52,000 का अकाउंट स्टेटमेंट था उनका। TDS कटा था 10%, 2,60,000 के आसपास। वो मैंने देखा, मेरी आंखें खुली रह गई। मैंने पैर छुए, मैंने कहा थैंक यू सो मच। बोले बैठ जाए यहाँ पे। थैंक यू, थैंक यू। इतनी देर से अगर कंपनी भाग गई तो, ये हो गया तो, फैक्ट्री लुट गई तो, लोग भाग गए तो, लोग नहीं जुड़े तो। उन्होंने मेरे से एक सवाल पूछा, अच्छा तेरी वेस्टीज आज ही भाग जाए तो मैं सोचने लगा क्या किया मैंने। वेस्टीज में टेस्ट किया था, कर डालूंगा क्या होगा, चाय लिए पी डालूंगा, मेरी बल्ला से भाग जाए, जिससे पहले जितने साबुन लगाए पता नहीं है कि भाग गई। लो ये सवाल। बोले अगर तेरे अकाउंट में भी 20-50 हज़ार रुपये महीना आए तो कैसा होगा? मैंने कहा कसम से सर बहुत तड़प रहा हूँ, इतना ही चाहिए। सच्ची में उन्होंने मेरे से पूछा 5 साल टिक सकता है? मैंने कहा 5 साल का जब तक जीवी तो टिका ही रहूँगा। भाई पृथ्वी पे जितने भी यहाँ बैठे हो, टिके हो कि नहीं टिके हो? नहीं जा थोड़ी रहे हो। बोले 5 साल वेस्टीज में टिक सकता है? मैंने कहा जी टिक जाऊँगा। बोले नौकरी भी नहीं छोड़नी? मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया है, फिर तो 10 टिक जाऊँगा। भाई नौकरी भी रह जाए तो टिकने में करना क्या है? बोले आज के बाद तुझे वेस्टीज का प्रोडक्ट खाना पड़ेगा। मैंने कहा खा लूँगा, लेकिन क्यों खाऊँ? बोले क्योंकि तू बिजनेस पार्टनर है, आज के बाद ग्राहक नहीं। क्या है? क्या है? पार्टनर। आज के बाद तू ग्राहक नहीं है, पार्टनर। और पार्टनर का काम होता है आधा काम करना। कंपनी बनाएगी, दुकान खोलेगी, तू खाएगा और बताएगा। मैंने कहा सर डन। बोले 5 साल टिक जाइयो, यही 2 काम करियो। मैंने कहा मुझे बताना नहीं आता। बोले एक काम कर, मीटिंग ट्रेनिंग में आना। मैंने कहा ठीक है जी। बोले जो ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम होता है उसमें
तुम आना, जो मैं बताऊँ वो करते जाना। 5 साल 1 लाख रुपए महीना नहीं आए तो तुम मेरे पास आ जाना। 1 लाख महीना ना है, मेरे पास आ जाना। मैंने कहा यार इतनी गारंटी तो किसी ने नहीं दी, 5 साल की तो बात है, नौकरी भी करूँगा, ये भी करूँगा, नहीं आएगा तो ये आदमी तो भाई, हेलो गारंटी दी है, नहीं आया तो ये आदमी। तो मैंने कहा ठीक है जी, मैंने लिखवा लिए, पक्का चला आया। अब वहाँ से निकला तो निकलते वक्त मैंने कहा सर कि फ़ोटो खिंचवा लूँ? बोले क्यों, फ़ोटो क्या करेगा? मैंने कहा सर माँ कसम आज तक मेरे खानदान रिश्तेदारों में ना 26 लाख वालों को किसी ने छुआ भी नहीं है। एक बार कसम से फ़ोटो खिंचवा लो, क्योंकि लोग कहते हैं तूने कभी किसी 5 लाख वाले को देखा भी है? तो मैं बोलूँगा देखा ही नहीं है भाई, गले में मिला हूँ, ये देख फ़ोटो बेचूँगा फ़ोटो। और मैंने फ़ोटो खिंचाई, आशीर्वाद दिया, चला आया, क्योंकि वो मुझे नहीं जानते थे, मैं उन्हें ज़्यादा नहीं जानता। लेकिन एक चीज़ समझ में आई कि ये व्यक्ति इतना बड़ा इसलिए बना है क्योंकि इस व्यक्ति ने अपनी जिम्मेदारियाँ ली हैं, लोगों को प्यार किया है, लोगों को सिखाया है, उनका पेन पहले लिया है और एक व्यक्ति को डेवलप किया है। अगर संतोष तू भी ये करेगा तो तेरे जीवन में भी ये होगा। और वहाँ से निकला, अगले संडे में CMD गया, डायरी पेन लेके, मोबाइल का गला बंद किया, जो मैंने अभी आपको कहा था, क्योंकि सीखना मुझे था। मोबाइल दफन कर दिया वहीं, 3 चीज़ें बताई, कंपनी, प्रोडक्ट, मार्केटिंग प्लान, तीनों को कागज में उतार लिया। उस दिन से अपने लोगों को बताना चालू किया, जैसा भी आता था बताने लगा। धीरे धीरे आगे बढ़ना चालू किया। जो प्रॉब्लम थी धीरे धीरे बढ़ी, लेकिन धीरे धीरे कम होने लगी। कुछ लोगों को एक्सेप्ट किया, मेरे 25-26 लोगों ने, आज भी याद है, 26 सगे लोगों ने मना किया था वेस्टीज ज्वाइन करने के लिए, और पहला व्यक्ति था जो मेरा अनजान था जिसने मुझे ज्वाइन किया। और वो कोई और नहीं थे, मिस्टर PC देवराज जी थे। एक बार जोरदार तालियों से मैं देवराज जी ने, हम दोनों बहुत अच्छे क्लोज दोस्त नहीं थे, वो मुझे जानते थे हल्का फुल्का, मैं उन्हें जानता था। उनको मैंने भरोसा दिलाया, वो नौकरी करते थे यूफ्लेक्स के अंदर। मैंने कहा मैं सर्विस दूंगा, टेंशन मत लो, मैं करूंगा बहुत बड़ा। दूसरे व्यक्ति मनोज जी थे जिनको आगे से जाके पकड़ा था, मैंने रुक जा। हम 3 लोग रात दिन काम किया करते थे, और ऐसे करके ये सिलसिला चालू हुआ, आगे बढ़ना। वो बेलदारी, वो नौकरी, वो सारी जीवन में चीज़ें बदलती गई। मैंने 2012 में जब वेस्टीज को शुरू किया तो चैलेंजेस क्या थे? कोई सपना नहीं था। यहाँ जितने बैठे हो आप कामयाब तो होना चाहते हो, लेकिन क्या कामयाबी है आपको ये पता नहीं। मेरे पास भी नहीं था, नोट भी, मेरे बच्चे, मेरे परिवार, मेरे माँ बाप, मेरे अकाउंट में कितना पैसा हो जिससे मेरा जीवन अच्छा चले, हमको यही तो नहीं पता, इसीलिए नहीं आता। जब इस इंडस्ट्री में नहीं था तो मुझे नहीं मालूम था। तो मेरे पास कोई ड्रीम नहीं था, कोई टाइम नहीं था। नौकरी और LIC दो काम करता था, पैसे के नाम पर खाली खल्लास। और बिजी कहाँ था? पैसे कमाने में। बिजी कहाँ था? और पैसे नहीं थे। यहाँ बैठे सबकी हालत यही है। व्यस्त कहाँ है, बिजी कहाँ है? बोलो। शर्माने, मैं कहता हूँ शर्म छोड़ दोगे तो कुछ काम हो जाएगा। हाँ, अभी कोई कहता चलो एक मीटिंग में, अरे कहाँ, आज मेरा टाइम ही नहीं। कहाँ जा रहे हो? पैसे कमाने। फिर 2000 रुपये उधार दे दो, वो भी नहीं, मैंने खुद उधार ले रखी। पैसा है न टाइम है, लिमिटेड फ्रेंड सर्कल था। ओहो, ये लाइन बताता हूँ ना तो मुझे बड़ा मजा। इसको देख रहे हो कितना हंस रहा है ये? मेरा बस चलता तो फोटो लगा देता सबकी। ये मजाक बनाते थे, लिमिटेड फ्रेंड सर्कल। अच्छा, हमारे दोस्त कैसे होते हैं बताओ? हमारा दोस्त कैसा हो जैसे हमें ऐसा ही हो। तो हमारे स्कूल वाले, अड़ोसी वाले, हमारे पड़ोस में कौन अंबानी रहता है बताओ? हम उसके पड़ोस में इसीलिए कहते हैं कि दुखी दुखी महादुखी। दोनों एक दूसरे को देख के सवेरे खुश होते हो। इसके घर में भी झूला चल रहा है तो झगड़ा शुरू है, मेरे में भी शुरू हो गया, क्या प्रॉब्लम है? आए ना? उसकी वाली भी बर्तन पकड़ के ईंट से धोती है, मेरी भी धोती है, क्या दिक्कत? इसी चीज का सुकून है। आए ना? ये तकलीफ होती थी साहब देख करके। लिमिटेड फ्रेंड सर्कल था, किसको बताऊं? जिसको बताऊं वो बोले तू करोड़पति बनना तब बताना। मैंने कहा जब बन जाऊंगा तो तुझे बताने की जरूरत क्या है? हेलो, जब मैं बन जाऊंगा तो तुझे बताने की क्या जरूरत है यार?